चलो राधे राधे सभी को, कैसे हो आप लोग। बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आपके यहाँ पर 19 यूनिट की एक यहाँ पर आपकी रचना बची हुई थी जिसका नाम था आत्मकथ्य। लेकिन बेटा यहाँ पर आत्मकथ्य से जो क्वेश्चन बनेगा, आप यहाँ पर बिल्कुल जो क्वेश्चन बनना है उस पर मैं पहले फोकस कर लेता हूं, क्योंकि देखो आत्मकथ्य से यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा। इसको तो मैं कहानी में आपको समझा दूंगा और आपकी धमनियों स्राव में आत्मकथ्य बहने लगेगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर यहाँ पे जीवन परिचय और रचनाओं से जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर कुछ किस प्रकार से आएगा, ये हमको थोड़ा देखना है भैया। सबसे पहले आत्मकथ्य को हम बाद में पढ़ेंगे, यूनिट 19 का यहाँ पर एक हिस्सा है ये, तो याद रखना यूनिट 19 जो आपका एक हिस्सा है। यूनिट 19 का जो अंतिम यहाँ पर आपने देखा होगा, लास्ट में लिखा होगा आत्मकथ्य, जो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है भैया जी, बिल्कुल। चलो तो सभी लोग तैयार हैं, पहले थम्स अप करके बताओ आप आ गए तो मैं। अच्छा ऐसा, ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा यहाँ पर याद रखना, चीजें वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आए और चीजें वो पढ़ो जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन देकर जाए। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ पढ़ लो। अब ये बताओ 50 इकाइयां हैं, मतलब यहाँ पे 50 टॉपिक हैं 11 से 19 में, सारे थोड़ी पढ़ने ढंग से। कुछ तो यहाँ पे केवल आप लोग रूपरेखा भी देख लोगे तो भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तैयार हो गए हैं कबूतर भैया? ठीक है भैया। अब देखना यहाँ पे सबसे पहले जन्म की बात कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का भैया जन्म देख लो। जन्म इनका कब होता है तो याद रखना 1889 ईस्वी में जन्म होता है। बोला सर कहाँ हुआ था, तो तुम लोग बोलोगे हमारी छत की बगल में ही हुआ था, नाम था काशी। तो यूपी में इनका जन्म होता है और यहाँ पे कहा जाता है एक संपन्न यहाँ पर सुंगनी साहू वैश्य परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ था? सुंगनी साहू वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम बेटा देवी प्रसाद था और माताजी का नाम यहाँ पे मुनि देवी था। इनके पिताजी जो थे, पिताजी का नाम बेटा क्या था, तो पिताजी थे देवी प्रसाद और यहाँ पर माताजी का नाम पूछा जाता है तो यहाँ पर मुनि देवी था। एक बड़ी भयंकर घटना है, इसके ऊपर भी हम वार्ता करेंगे। बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रसाद जी क्या करते थे, इनको यहां पर उपनाम भी बहुत सारे मिले हैं। जैसे हम बात करें तो इनको यहां पर उपनाम की बात करते हैं तो इनको यहां पर कलाधर भी कहा जाता था, इनको यहाँ पे कलाधर भी कहा जाता है, इनको यहाँ पे लाडलो झारखंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंडी भी कहा जाता है। कई जगह आपको यहाँ पे देखा होगा इनको छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सुंगनी साहू वैश्य परिवार में यहाँ पर इनका जन्म होता है और ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पर इनके माता पिता थे, किसके भैया? जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद के माता पिताजी ने यहाँ पर बिल्कुल जयशंकर प्रसाद के लिए यहाँ पर यात्रा की थी भैया, झारखंड से लेके उज्जैनी तक। कहां तक भैया? झारखंड से लेके उज्जैनी तक। आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के जो माता पिता हैं तो झारखंड के जो बैद्यनाथ धाम है, कौन सा भैया? झारखंड का जो बैद्यनाथ धाम है वहां से उज्जैनी से या वहां से जो महाकाल है तो महाकाल तक इन्होंने आराधना की थी। तो झारखंड से लेके महाकाल तक की जो यहाँ पे यात्रा है, जो आराधना है इनकी, इस कारण उनको क्या कहा जाता है? तो उनको यहाँ पे झारखंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? झारखंडी कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक कविता का सुमेरु भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? तो याद रखना, आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। आधुनिक कविता का यहाँ पे सुमेरु भी किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है बेटा। किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भैया यहाँ पर बताइए और यहाँ पे क्या क्या मामला इनका हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम जयशंकर प्रसाद के बारे में और भी थोड़ी वार्ता कर लेते हैं, उनके गुरु यहाँ पर, ठीक है, ओके, आधुनिक का सुमेरु हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। साहित्य जगत में बेटा ये प्रसाद के नाम से फेमस थे, लेकिन जब ब्रज भाषा में लिखते थे तो बेटा इनको कलाधर कहा जाता था। जब यहाँ पर कोई रचना ये ब्रज भाषा में लिखते थे तो यहाँ पर इनको क्या कहा जाता था? कलाधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलाधर कहा जाता था। क्लियर है बात यहाँ पर?
इसके बाद यहाँ पर देखना छायावाद के ब्रह्मा हो गए, ठीक है। इसके बाद इलाचंद जोशी और गणपति चंद्रगुप्त ने इनको क्या कहा था, छायावाद का प्रवर्तक कहा था। तो एक क्वेश्चन आप लोग और लिखना, एक आते हैं बेटा इलाचंद जोशी, कौन आते हैं भैया, इलाचंद जोशी, और यहाँ पे गणपति चंद्रगुप्त कौन आते हैं भैया, गणपति चंद्रगुप्त आते हैं, इलाचंद जोशी और गणपति चंद्रगुप्त आते हैं, गणपति चंद्रगुप्त आते हैं। इन्होंने इनको क्या कहा था, छायावाद का प्रवर्तक कहा था। क्या कहा था भैया, तो छायावाद का यहाँ पे प्रवर्तक किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे सूंघ के आंसर लगा सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। भैया किसको कहा जाता है, छायावाद के 4 स्तंभों में यहाँ पे छायावाद का ब्रह्मा और छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा इनकी सर पहली कविता कौन सी है, तो प्रथम छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है, प्रथम छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है, प्रथम छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है, तो यहाँ पे खोलो द्वार, खोलो द्वार, खोलो द्वार, खोलो द्वार, खोलो द्वार एक इनकी ऐसी रचना मानी जाती है जिसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्रथम कविता कहा जाता है। और ये यहाँ पर इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये 1914 में, कब हुई थी भैया, 1914 में इंदु पत्रिका, इंदु पत्रिका, इंदु पत्रिका। तो इंदु पत्रिका में यहाँ पर क्या होती है, प्रकाशित होती है, क्या होती है भैया, इंदु पत्रिका में यहाँ पर प्रकाशित होती है। इसके बाद यहाँ पे समझिएगा आप लोग, प्रसाद की जो रचना है झरना, झरना रचना के आधार पर कहा जाता है छायावाद का वास्तविक आरंभ जो माना जाता है वो 1918 से माना जाता है। वो इसी चक्कर में माना जाता है कि इनकी एक रचना थी झरना जो 1918 में लिखी गई थी, इसलिए नंद दुलारे वाजपेयी ने यहाँ पर क्या कहा था, झरना को छायावाद की यहाँ पर क्या कहा था, प्रयोगशाला की प्रथम यहाँ पे आविष्कार कहा था। तो जो झरना है, झरना क्या है, छायावाद की प्रयोगशाला की प्रथम यहाँ पर क्या है, आविष्कार कहा जाता है। तो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसको कहा जाता है, तो छायावाद का यहाँ पर ये याद रख लेना, छायावाद प्रयोगशाला का, प्रयोगशाला की आविष्कार, आविष्कार वाली रचना कौन सी है भैया, तो याद रखना झरना को कहा जाता है। ये 1918 में लिखी गई थी और ये कथन स्टेटमेंट किसका आता है, तो ये यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी का आता है। किसका आता है भैया, नंद दुलारे वाजपेयी जी का आता है। बात समझ में आ गई सभी को, थम्स अप कर दो एक बार, थम्स अप कर दो एक बार। रचना अभी लिखने वाले हैं, कुछ लोग कुछ भी बताते हैं, ठीक है भैया, और बताओ, हाँ ठीक है, नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, राय तरंगिणी के आधार पर कौन सी रचना लिखी है बेटा, राय तरंगिणी के आधार पर यहाँ पर नाटक लिखा था विशाख, कौन सा लिखा था, विशाख लिखा था, ठीक है। बृहत्त्रयी कवि माने जाते हैं। अब बेटा थोड़ा रचनाओं की बात कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1909 में इंदु पत्रिका के प्रकाशन से उनकी साहित्य यात्रा आरंभ होती है। 1909 में इंदु पत्रिका का जो प्रकाशन होता है उसी से यहाँ पर इनका साहित्य स्टार्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है भैया। अब यहाँ पर रचनाओं की बात कर लेते हैं, रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है भैया। हाँ, पहली कविता है बेटा, एप्लीकेशन पर 3 क्लासें चल रही है कबूतरों, देखना इधर आगे दिया गया आपको। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हम पढ़ रहे हैं। जयशंकर, अभी इनके यहाँ पे आत्मकथ्य को पढ़ेंगे, पहले थोड़ी भूमिका बना ले भैया, पहले थोड़ी भूमिका बना लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की जब बात करें तो इनके यहाँ पर सबसे पहले देखना भैया, जैसे आपसे पूछा जाता है सर इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे उपन्यास से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा, उपन्यास आपने पढ़ा होगा कंकाल, तितली और इरावती, 3 पढ़े होंगे। एक कौन सा पढ़ा है भैया, कंकाल। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर कौन सा, तितली। एक आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा कौन सा, इरावती पढ़ा होगा। कौन सा पढ़ा होगा, इरावती पढ़ा होगा। इनकी डेट भी कई बार पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर याद रखना जो कंकाल है, कंकाल 1929 में आएगा, ये आपका 1934 में आएगा, और ये भी कई जगह 1934 मिल जाता है। लेकिन इरावती इनका क्या माना जाता है लाडलो, ये अधूरा माना जाता है। क्या माना जाता है लाडलो, अधूरा माना जाता है। तो जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, इनके यहाँ पर उपन्यास कौन कौन से हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना
अगर उपन्यासों की जहां पे बात होती है तो एक कंकाल हो गया, एक तितली हो गया और एक यहाँ पर इरावती हो गया। अब आप लोग बोलोगे सर कंकाल यहाँ पर जो है, कंकाल कुछ नहीं है, अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी जो मिलती है, अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी का जो चित्रण मिलता है वो कंकाल में मिलता है। किस में मिलता है भैया? कंकाल में। तितली में कुछ नहीं है, ग्रामीण कृषक जीवन और भारतीय नारी का चित्रण है और इसमें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद यहाँ पर इनके नाटक बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनके नाटक ये मान लो सबसे ज्यादा मोस्ट हैं, इनके नाटक यहाँ पे देखना, और नाटक ही आएंगे 101%, इनके नाटक ही आपको प्रश्न देकर जाएंगे। याद रखना इनके नाटक की जब बात होती है तो सर यहाँ पर इनका नाटक कौन कौन सा है, इनके नाटक को तो एक सांस में याद करना, एक सांस में याद करना। सज्जन हो गया, कल्याणी हो गया, करुणालय हो गया, इसके बाद यहाँ पे प्राश्चित हो गया, विशाख हो गया, रायश्री हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, कामना हो गया, ये सब इनके क्या माने जाते हैं? नाटक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भैया? नाटक माने जाते हैं। सांस में बोला करो एक में। हाँ सर सांस में, हाँ सांस में जब सांस मिले तो मुझे सांस आए। बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सांस ही ऐसी ले लो लंबी कि सांस ही ना जाए, इसलिए यहां पर सांस में ही बोल दो। सीधा स्टार्ट करो भैया, सीधा स्टार्ट करो, ठीक है जी। ठीक है, ऐतिहासिक नाटक, ओके। सास बगल में ही बैठी है। हाँ भैया, सास की बात नहीं कर रहे, सास की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। कई जगह इसकी डेट आपको यहाँ पे 36 भी मिल जाती, लेकिन अधूरा है तो इसकी डेट आप लोग याद मत करना, नहीं तो टेंशन में आ जाओगे तुम लोग। क्वेश्चन भी कराएंगे, रुक जाओ थोड़ा। यहाँ पर देखना आपको दिया है एक, आपने सज्जन, मोस्ट लिख ले बेटा, सज्जन सबसे मोस्ट है। सज्जन की डेट लिख लेना 1910। सज्जन आदमी, सज्जन बच्चा कब होता है? 10 साल की उम्र में। फिर इसका कल्याण होगा 2 साल बाद, कल्याण होगा तो यहाँ पे कब होगा? 1912 में। अब जैसे ही सज्जन का कल्याण हो गया तो करुणालय आएगा। करुणालय यहाँ पर कब आता है? 13 में आता है, तो याद रखना यहाँ पे कौन सा आएगा? करुणालय आएगा। तो करुणालय इनकी जो रचना है वो यहाँ पे 1913 में आती है। अब देखो सज्जन था, कल्याण हो गया, करुणालय बन गया, अब क्या करेगा भैया? राजश्री। राजश्री कब आएगा? 15। तो यहाँ पर याद रखना, राजश्री की बात करें तो यहाँ पर राजश्री कब आता है? 1915। राजश्री वैसे भी 15 की आती है, अब 20 की हो गई है, पहले कितने की आती थी भैया? 15 की। प्राश्चित बेटा 14 है। विशाख आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 21 है। विशाख की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो विशाख है, विशाख यहाँ पर क्या माना जाता है? 1921। तो विशाख कब आया था आपका? 1921 में। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, अजात शत्रु कितने बच्चों ने पढ़ा है? तो यहाँ पर याद रखना अजात शत्रु की बात करते हैं, अजात शत्रु की बात करते हैं तो यहाँ पे अजात शत्रु कब आया था? 1922 में आया था। कब आया था भैया? 1922 में। कितने बच्चों ने सुना इसको? कितने बच्चों ने यहाँ पे सुना इसको? हाँ सर सुना तो है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, सुना तो सबने है। इसके बाद यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसको कहीं छाप लेना, जन्मेजय का नाग यज्ञ। आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सबसे मोस्ट है भैया, ये सबसे मोस्ट है, इसको कहीं भी चिपका दो, ये 101% आएगा। 1926 इसकी डेट छाप देना, 1926 इसकी डेट छाप देना। इसके बाद यहाँ पर एक आता है स्कंदगुप्त। कौन सा आता भैया? स्कंदगुप्त आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्कंदगुप्त भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। और एक यहाँ पे पढ़ लो भैया, चंद्रगुप्त भी इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक यहाँ पर आता है कौन सा? ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ये भी इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्कंदगुप्त की यहाँ पे डेट पूछेगा तो स्कंदगुप्त यहाँ पे 1928 आएगा। और चंद्रगुप्त की उम्र कितनी थी भैया? चंद्रगुप्त की उम्र कितनी थी भैया? 31 साल थी। कितनी थी? चंद्रगुप्त एक ही था, तो ये 1931 हो जाएगा। और ध्रुव स्वामिनी की जब बात होती है तो यहाँ पर 2 साल बाद आएगा, मतलब 33 में आएगा। कब आएगा भैया? 33 में आएगा। अब थोड़ा यहाँ पे सुनिएगा, अब थोड़ा यहाँ पे आप लोग सुनिएगा, जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन कौन से इनके नाटक हैं, तो भाई साहब याद रखना, आपसे पूछा जाएगा सज्जन कल्याणी करुणालय, सज्जन कल्याणी करुणालय, रायश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। लेकिन कभी कभी इनके अंदर से भी एक आधा प्रश्न चिपका देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सज्जन में पूछा जाएगा तो ये महाभारत से संबंधित है,
और कुछ नहीं है। इसमें केवल युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण किया गया है। किसमें? सज्जन में। सज्जन की जब बात होती है तो इसमें यहाँ पर ये महाभारत से संबंधित नाटक माना जाता है और इसमें केवल और केवल यहाँ पर युधिष्ठिर की सज्जनता का वखान है, सज्जनता का चित्रण है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कल्याणी की बात करें तो कल्याणी की बात करें तो सेल्यूकस की यहाँ पे पराजय के बाद उसकी जो कन्या थी वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करती है भैया? विवाह का वर्णन है। तो सेल्यूकस की जो हार होती है उसके बाद जो उनकी कन्या थी उसका यहाँ पर क्या होता है? उसके बाद यहाँ पर उनका जो चंद्रगुप्त और उसकी कन्या का क्या होता है? विवाह का वर्णन जो दिया है वो आपका किस में दिया है? कल्याणी में दिया है। करुणालय की बात करें तो बेटा वैदिक कालीन जो यहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कथा है, तो यहाँ पर याद रखना करुणालय में कुछ नहीं है। जो हरिश्चंद्र और विश्वामित्र दोनों की कथा का चित्रण कहाँ मिलता है? करुणालय में मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि सर ये बताओ रायश्री में क्या है? रायश्री में कुछ नहीं है भैया। हर्षवर्धन और हेंसांग के विवरण के आधार पर यहाँ पर रायश्री की कथा है पूरी। हर्षवर्धन और यहाँ पर हेंसांग, जो हेंसांग था आपका चीनी यात्री, तो याद रखना यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपसे पूछा भी जा सकता है। जैसे एक दिया है विशाख। विशाख की बात करें तो विशाख यहाँ पर कल्लड़ की राय तरंगिणी पर यहाँ पे जो नरदेव थे हृदय परिवर्तन की कथा का वर्णन है। तो कल्लड़ की राय तरंगिणी पर आधारित कौन सा है आपका? विशाख माना जाता है। कौन सा माना जाता है? विशाख माना जाता है। प्रायश्चित में कुछ नहीं है। पृथ्वीराज के व्यवहार में जयचंद की हार। ठीक है भैया। इसके बाद दिया है कौन सा? अजातशत्रु दिया है। अजातशत्रु की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है भैया। मगध, कौशल और कौशांबी के शासकों का यहाँ पर क्या है? वर्णन दिया गया है। जनमेजय की नाग यज्ञ की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ नहीं है भैया। जो यहाँ पे परिचित था, परिचित के पुत्र जनमेजय द्वारा नागों का यहाँ पर विध्वंस की जो कथा है उसका यहाँ पे आपको चित्रण मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे स्कंदगुप्त की जब बात होती है तो स्कंदगुप्त का कुछ नहीं है भैया। स्कंदगुप्त आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुमारगुप्त के साम्राज्य का यहाँ पर इसमें वर्णन दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। चंद्रगुप्त आपको पता ही है भैया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका यहाँ पर पूरा का पूरा नाटक दिया गया है। और ध्रुव स्वामिनी में आपको पता है बिल्कुल भैया। हाँ, विशाख का जो नाटक है कौन सा भैया? देवी नंदपुरम। हाँ बिल्कुल भैया। ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर इसका वर्णन दिया गया, बस और कुछ नहीं है। टेंशन मत लेना। ठीक है, हो गया। हाँ। इसके बाद यहाँ पे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कहानी संग्रह की बात होती है तो कहानी संग्रह की बात करते हैं प्रसाद जी की। किसकी भैया? प्रसाद जी के यहाँ पर कहानी संग्रह पढ़ना भैया। कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं सुनिएगा भैया। ध्यान पूर्वक थोड़ा सा सुन लीजिएगा ताकि आपका उद्धार हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर भी चार्ज लगेगा, मुझे नहीं आ रहा बेटा। रिन्यूअल का यहाँ पे आएगा, रिन्यूअल करवा लेना आप लोग उसको। ठीक है। और इसमें कल्याण बैच में ऐड हो गए क्या बेटा? रिन्यूअल करना पड़ेगा सभी बच्चों को। ठीक है। हाँ देखो, इसमें यहाँ पर कौन कौन सी है जो कहानी संग्रह। एक आपने छाया सुनी होगी भैया। छाया की डेट लिख देना। छाया की डेट है बेटा 1912। छाया कब आई थी? 12 वर्ष में। फिर यहाँ पे क्या आएगी भैया? प्रतिध्वनि आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रतिध्वनि की बात करें तो ये कब आती है आपकी? 1926 में आती है। इसके बाद यहाँ पर एक आती है आकाशदीप आती है। लाडलो कौन सी आती है? आकाशदीप आती है। आकाशदीप भी इनके कहानी संग्रह। इसके बाद यहाँ पे आंधी आती है। आंधी आती है। आंधी के बाद यहाँ पर इंद्रजाल आती है। इंद्रजाल आती है। और इंद्रजाल तो हर बच्चे ने सुना होगा भैया। इंद्रजाल इनकी रचना कई बार आ चुकी है। हाँ, इंद्रजाल इनकी रचना कई बार आ चुकी है। इसके बारे में डेट अगर आपसे पूछ ले तो क्वेश्चन थोड़ा लेवल का बन जाएगा। अगर वो डेट पूछ ले आप लोगों से तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का बन जाएगा। और क्वेश्चन जब लेवल का आएगा तो फिर कैंडी सूट करदा, फिर वो तुम पे सूट करेगा, क्योंकि लेवल ऐसा ही आना चाहिए। जैसे आकाशदीप की बात करते हैं तो आकाशदीप की डेट आपको याद रख लेना है, 1929 है। आंधी भैया कब आती है? तो आंधी भी यहाँ पे आकाश के साथ ही आंधी आएगी, क्योंकि आंधी आकाश से ही आएगी। और जाल यहाँ पे कब आएगा भैया? तो जाल बोलता नहीं भैया, जाल से तो 36 का आंकड़ा है। इंद्रजाल से तो क्या है? तो इंद्रजाल से 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल यहाँ पे सुनिएगा, आपको यहाँ पर दिया है तो पहले इसमें एक कंसेप्ट और समझना। एक कंसेप्ट और समझना इनके कहानी संग्रह में जो कोई नहीं बताएगा आपको। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1929, इंद्रजाल 1936। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सर छाया में कितनी कहानी संग्रह है, मतलब कितनी कहानियां हैं छाया में? तो याद रखना इसमें 11 कहानी है। 11 कहानी मिलकर एक संग्रह बनता है, उसे छाया कहा जाता है। और प्रतिध्वनि की बात करें तो 15 कहानी मिलती हैं।
15 कहानी मिलती है, तब यहाँ पर क्या बनता है, प्रतिध्वनि कहानी संग्रह बनता है। क्या बनता है, प्रतिध्वनि कहानी संग्रह बनता है। आकाशदीप में यहाँ पर क्या है भैया, 19 कहानियों का संग्रह है। 19 कहानी जब मिलेंगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका आकाशदीप बन जाएगा। और आंधी में यहाँ पर कितनी कहानियां हैं, 11 कहानी मिलेंगी तो यहाँ पे आंधी बन जाएगा। और इंद्रजाल की जब बात होती है तो यहाँ पर 14 कहानियां आती हैं बेटा। कितनी आती हैं, इसमें 14 कहानी मिलती हैं तो क्या बन जाता है, इंद्रजाल बन जाता है। सुनिएगा आप, कामायनी के बता देंगे भैया, सभी पात्र भी बता देंगे और कामायनी के 15 सर्ग भी बता देंगे। और बताओ क्या चाहिए, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, सर टेस्ट ले रहे हैं आपका। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में एक सांस में बोल सकते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भैया। हाँ बिल्कुल, कामायनी के सर्ग कुछ नहीं है, 15 सर्ग है बेटा। कामायनी यहाँ पर इनका एक महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। कामायनी जो है आपका, बिल्कुल इसके लिए इनको मंगलाचरण पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। कामायनी की बात करें तो बेटा 15 सर्ग होते हैं, सुन लो। अब तुम लोगों ने पूछ ही लिया है तो इसके 15 के 15 लिख लेना कहीं पर। चिंता आपने पढ़ा होगा, आशा पढ़ा होगा, श्रद्धा पढ़ा होगा, काम पढ़ा होगा, वासना पढ़ा होगा, लज्जा पढ़ा होगा, कर्म पढ़ा होगा, ईर्ष्या पढ़ा होगा, ईड़ा पढ़ा होगा। ईड़ा 9वें नंबर पे आता है इसलिए मोस्ट है। एक स्वप्न पढ़ा होगा, संघर्ष पढ़ा होगा, निर्वेद पढ़ा होगा, दर्शन पढ़ा होगा, रहस्य पढ़ा होगा, आनंद पढ़ा होगा। पहला क्या है भैया, तो पहला चिंता और लास्ट का आनंद है। 15 के 15 खत्म हो गए। क्लियर है बात यहां पर। हाँ ठीक है। आंधी यहां पर बेटा 31 होनी चाहिए। ठीक, सुधार लेना, मतलब यहां पर सॉरी, आंधी बात करें अपन, आंधी का यहां पर 31 होना चाहिए, ठीक है। हाँ चल हो गया। ओ हो गया। हाँ सर अब समझ में आ गया, कामायनी तो कामायनी है, मजाक थोड़ी है जी। सतपर ब्राह्मण के आधार पर लिखी गई है, 7 साल लगे थे, 28 से 35 तक लिखी गई थी कामायनी, और इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ओके। कामायनी एक प्रबंध काव्य की रचना है। अब इनकी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और रचना लिख लो, कुछ यहां पर मुख्य रचना लिख लो भैया, मुख्य रचना लिख लो। आप लोगों ने यहाँ पर जैसे झरना पढ़ी होगी, कामायनी पढ़ी होगी। कामायनी इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मानी जाती है। आप लोगों ने यहाँ पर सुना भी होगा, महाराणा का महत्व पढ़ा होगा, वन मिलन पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक आती है वन मिलन, वन मिलन ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है, इसको भी लिख लेना। दशरथ युद्ध भी एक इनकी आती है। मौर्यों का राज परिवर्तन एक ऐतिहासिक यहाँ पर निबंध आता है। तो आप लोग हिंदी कविता का विकास भी इनका एक निबंध आता है, तो ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया हो गया। हाँ सर अब ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं। हिमाद्री तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, इन्हीं का है बेटा वो, हाँ इन्हीं का है। हिमाद्री तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वाला स्वतंत्रता पुकारती। क्लियर है मामला। हाँ सर अब क्लियर है मामला, ओके। अब देखना बेटा, ये आपका हो गया यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। एक बार मैं रैपिड फायर बता देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा जन्म हुआ 89 में। चलो भैया आप कमेंट करके बताओ इनकी मृत्यु कब हुई थी, मुझे कमेंट करके सब बताएंगे बच्चे, हर बच्चा बताएगा कि यहाँ पर इनकी मृत्यु कब हुई थी। चलो भैया, पिताजी का नाम था देवी प्रसाद, माताजी का नाम क्या था, मुनि देवी, उपनाम कलाधर, झारखंडी ब्रह्मा, आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है इनको। इसके बाद यहाँ पर याद रखना आपको दिया गया इलाचंद जोशी की बात करें तो यहाँ पर इलाचंद जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा था, छायावाद का प्रवर्तक कहा था। प्रथम छायावादी कविता कौन सी है, खोलो द्वार। कौन सी भैया, खोलो द्वार, 1937 छाप देना। हाओ अगला छायावाद प्रयोगशाला की यहाँ पे जो आविष्कार है वो झरना से हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इनके उपन्यास देखे, कंकाल, तितली और इरावती आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, ठीक है। हाँ ओके, हाँ सर ये भी ठीक है। नहीं ऐसा मनु, इड़ा और श्रद्धा है बेटा उसमें, ठीक है। ताटक छंद का प्रयोग है, ओके। और बताओ भैया कोई डाउट हो तुम लोगों का तो जीवन में, वैसे डाउट आना तो नहीं चाहिए तुम लोगों का।
हाँ, इतना तो भरोसा है कि डाउट नहीं आएगा। हो गया। अब अपन देख लेते हैं भैया, अब अपन देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद नाटक कौन कौन से, सज्जन, कल्याणी, करुणालय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय की नागिया के, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। हाँ, इसके बाद यहां पर याद रखना अगला जो कंसेप्ट आपका, अगला यहां पर जैसे मान लो कहानी संग्रह दिए गए हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, कामायनी, झरना और वनमिलन, ये इनकी रचना है जो आपको याद रखना है। कामायनी को ताजमहल किसने कहा था, ये बेटा सब तो बता दिया तुम लोग, पता है ऐसे क्वेश्चन पूछते हो हलवा वाले। हाओ, बिल्कुल पंत। चलो अब देखना बेटा, इसके बाद हम थोड़ा यहां पर बिल्कुल भैया पढ़ ही लेते हैं। अब पढ़ लो आप लोग यहां पर आत्मकथ्य। आत्मकथ्य यहां पर समझना बेटा, यहां पर देखना आपको ये दी गई है आत्मकथ्य की बात करते हैं तो आपको यहां पर आत्मकथ्य, आत्मकथ्य की यहां पर वार्ता कर लेते हैं। आत्मकथ्य आखिर यहां पर है क्या, चलो पढ़ ले भैया। हाँ, एक बार यहां पर थम्सअप कर दो भैया सभी, एक बार यहां पर थम्सअप कर दो सभी, जितने ही बच्चे एक बार थम्सअप करेंगे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, एक बार थम्सअप कर दो सभी। अब देखना यहां पर वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। आपको यहां पर दिया है, आपको यहां पर दिया है भैया आत्मकथ्य, जो यहां पर हमको पढ़ना है किसकी है भैया, जयशंकर प्रसाद की। इस रचना को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। यहां पर दिया गया है, सबसे पहले बता देता हूं कि इसमें पहला ऐसा साहित्यकार देगा जिन्होंने मना करते करते सब कुछ यहां पर लिख दिया और बोला कि मैं तो लिखना ही नहीं चाहता, अपने दुखों को बांटना नहीं चाहता, तुम लोग मेरे दुखों को सुनोगे तो यहाँ पे उस पर व्यंग और उपहास करोगे। मेरा तो यहाँ पर ऐसा कोई विचार नहीं है, मैं तो केवल दूसरों के विचारों को सुनना चाहता हूँ, दूसरों की यहाँ पर लेखन को पढ़ना चाहता हूँ, दूसरों के विचारों को यहाँ पर जानना चाहता हूँ। मैं खुद के विचार को यहाँ पर, खुद के दुख को क्या ही लिखूंगा, क्योंकि आप मेरे मित्र हो और मेरे मित्र जब इसको पढ़ेंगे तो खुद तो यहाँ पर सुखी होंगे, लेकिन मेरा उपहास उड़ाएंगे तो आप लोग यहाँ पर सुनिएगा। इसमें यहाँ पर क्या है, कवि इस पूरी की पूरी रचना की बात करते हैं तो कवि का यहाँ पर जीवन दुखों से भरा हुआ है। जो यहाँ पर कवि हैं इन्होंने, इनका जो जीवन है इसमें पूरा दुख से भरा हुआ है और उसके जीवन में जो प्रिय है, प्रेम भी एक स्वप्न की तरह आया था, एक झरोके की तरह आया था, क्षणिक रूप से आता है। और यहां पर उसकी कुछ स्मृतियां हैं जो यहां पर कवि को क्या देती हैं, सांत्वना देती हैं। क्या देती हैं भैया, सांत्वना देती हैं। और इन्होंने अपनी मनोदशा को क्या बताया है, पत्तियों को यहाँ पे मुरझाता, गिरता और देखकर उनको नष्ट होकर देखता है, तो इन्होंने अपने जीवन को कैसा बताया है, पत्तियों का मुरझाना, गिरना, ढेर होना। ये यहाँ पर कौन कहते हैं, कवि कहता है। कौन कहता है भैया, कवि कहता है। तो जीवन के बनने और बिगड़ने के क्रम को देखकर भी यहाँ पे तब लोग, जो लोग होते हैं, एक दूसरे के दुखों को ना समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये पूरा का पूरा चित्रण इन्होंने दिया है और अपने मन को यहाँ पर भावरा, भावरा रूपी मन माना है। क्या माना है, भावरा रूपी मन माना है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है भैया। चलो सुन ले। हाँ, एक बार पढ़ लो भैया सभी, एक बार यहाँ पे पढ़ लो सभी, जितने भी कबूतर हैं एक बार यहाँ पे पढ़ लो सभी, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पढ़ेंगे सभी बच्चे। चलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से जल्दी पढ़ लो भैया। हाँ, फिर इसका पूरा का पूरा यहाँ पे विश्लेषण अपन देखते। समझना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर दिया गया है, आपको यहां पर दिया गया है तो सुनिएगा। ये आपको यहां पर दिया गया है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो क्या डालूं दुर्बलता अपनी बीती, अरे तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति का मतलब समझना। बिल्कुल भैया, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी तनाव नहीं लेंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ेंगे इसको और बेहतरीन भाषा में समझेंगे तो आप लोग यहाँ पर इसका भावार्थ पूरा समझना। ये आपको पंक्ति दी है, जैसे मान लो इसके शब्दों की बात करें, मधुप मतलब होता है भौरा, मन रूपी भौरा यहाँ पे बताया, अनंत आपको पता है भैया, नीलिमा मतलब नीला आकाश,
अनगिनत मतलब असंख्य होता है। और यहाँ पर व्यंग मलिन का मतलब होता है खराब ढंग से निंदा करना। क्या होता है? खराब ढंग से निंदा करना। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, इसमें यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहना चाहता है, तो कवि कह रहा है कि भैया मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मतलब संपूर्ण विश्व में असंख्य प्राणीगत यहाँ पर अपने असंख्य इतिहास हैं। हर प्राणी का अपने आप में इतिहास है। इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं, उन सबका इतिहास है। हर यहाँ पे भौरा फूलों पर यहाँ पे मंडराता हुआ गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी सुनाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति है वो यहाँ पे मन रूपी भौरा या यहाँ पे मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता है, लेकिन अपनी कोई कहानी सुनाता है और इसे सुनने वाले सुनते हैं और यहाँ पर समझते हैं। और उन्होंने कहा है कि झरते पत्तों की ओर संकेत करते हुए कवि यहाँ पर क्या कहता है, तो कवि कहता है कि आज कितना अधिक पत्तियां सूखकर मुरझाकर लगातार गिर रही हैं, यानी उनकी जो जीवन लीला है वो समाप्त हो रही है। तो जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि नीले आकाश के नीचे ना जाने कितने अनगिनत जीवन का इतिहास पड़ा है। फिर भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर संपूर्ण जगत चंचल है, अस्थिर नहीं है। और वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपने मन की, मतलब मैं अपने मन की दुर्बलता कह डालूं ताकि तुम लोग मेरा उपहास उड़ाओगे। और कहते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे। यह गागा रीति का मतलब यहाँ पे दुख से है, खाली घड़ा है। गागा रीति का मतलब होता है खाली घड़ा। और मैं यहाँ पे अपनी कहानी सुना दूं तुम लोगों को, तो तुमको यहाँ पे सुनकर तो सुख लगेगा, लेकिन यहाँ पर याद रखना बाद में उपहास उड़ाओगे। तो किसका? देखोगे यह गागर रीति, मेरे दुखों का आप उपहास उड़ाओगे। क्या उड़ाओगे? उपहास उड़ाओगे। क्लियर है बात यहाँ पर? इसलिए कभी यहाँ पर अपनी आप बीती, अपनी कमजोरी, अपने दुखों को स्पष्ट करना नहीं चाहता है। वो अपने दुखों को नहीं बताना चाहता है। वो कहता है भैया मैं छोटा सा कवि हूं, मैं अपने दुखों को या मैं अपनी वेदना को या मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा तो मेरे जो मित्र हैं वही मेरा उपहास उड़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, अगली पंक्ति यहां पर क्या कहती है। अगली पंक्ति के बारे में सुनना, ये जो आपकी आत्मकथ्य है इसकी यहाँ पर अगली पंक्ति क्या है, इसको यहाँ पे थोड़ा समझना, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझना। बिल्कुल भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से समझना, लेकिन इसको बेहतरीन है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। देखना भैया इसमें, हाँ आलिंगन में आते आते मुस्कुरा, प्रेमिका का वर्णन करेंगे थोड़ा। बिल्कुल भैया, हाँ यहाँ पर छलावे का वर्णन करेंगे। यहाँ पर वे सुख पाना चाहते हैं लेकिन सुख यहाँ पर क्षणिक आता है, तो यहाँ पर वो वर्णन करेंगे। उसको यहाँ पे थोड़ा सा समझना आप लोग, उसको यहाँ पे थोड़ा समझना कि यहाँ पर कवि कहता है कि मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी कमजोरियों का बखान कर उनकी यहाँ पे जग हसाई नहीं कराना चाहता। बिल्कुल भैया, हाँ ठीक है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपनी कमजोरियों को दिखाकर जग हसाई नहीं कराना चाहता। कवि अपने भोलेपन पर तरस खाकर कहता है कि दूसरों के द्वारा चले जाने की कहानी में मैं यहाँ पर किस मुंह से कहूं, दूसरों के द्वारा जो छल हुआ है मेरे साथ मैं उसको यहां पर किस मुंह से कहूं, अपनी भूलों को यहां पे गिनाऊं या दूसरों के साथ जो छल कपट किया उसे मैं समझाऊं। अपने जीवन को यहां पे सुंदर कहानी से या कहां से शुरू करूं, मेरे जीवन में तो दुख है। और यहां पर उन्होंने अपने जीवन को क्या बताया है, दुखी बताया है। उन्होंने कहा था कि मेरी आशा, मेरी आकांक्षा, मिथ्या, छलावा, ये सारी चीजें हैं, मैं कहां से स्टार्ट करूं, मैं क्या क्या बताऊं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर मेरा जीवन रूपी जो घट है, जो मेरा जीवन रूपी घड़ा है, उसको खाली करने वाले ना हो। मेरे जीवन में यहाँ पे अनुभवों का रस सार लेकर शायद तुम ही अपने जीवन का घड़ा भर लोगे और बाद में यहाँ पर मुझे सुनाओगे क्या कि भैया उपहास उड़ाओगे मेरा, और मैं तुमको अपनी उज्जवल गाथा सुनाऊं। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा भैया। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं, आगे देखना, उन्होंने कहा है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया।
मतलब यहाँ पे स्वप्न था प्रेमिका का, तो प्रेमिका जब उनके पास आती है तो यहाँ पे स्वप्न बनकर रह गया, वो सुख था जो गुजर गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, वो गले भी नहीं लग पाया, आलिंगन भी नहीं हो पाया। ठीक है, चलो भैया, तो इसमें यहां पर कुछ नहीं है जी। ओके, अगला देखना, अगला मोस्ट है इसमें। अगला दिया गया जिसके अरुण, ये आएगी पंक्ति 100%, ये पंक्ति आएगी भैया, ये पंक्ति आएगी 100%। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक्खी पंथा की। जीवन की उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय नहीं है हाँ ठीक है, बिल्कुल। आप लोग यहां पर सुनिएगा, इसका जो भावार्थ है वो यहां पर किस प्रकार से है। देखो, भावार्थ इसका नहीं आएगा, केवल कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। आपका 4 पंक्तियों से मामला क्लियर हो जाएगा, आपका 4 पंक्तियों से मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा। यहां पर क्या है, अरुण मतलब होता है बेटा लाल, कपोल मतलब गाल होता है, मतवाली सुंदर छाया, मतलब यहां पर जो उनकी पत्नी थी भैया, उनके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सुन ले, समझ ले। हाँ सर, सुना दो। ठीक है, कितने बच्चे सुनना चाहते हैं भैया? ठीक है, वो यहां पर उनकी पत्नी को बता रहे, अरुण कपोल मतलब लाल गाल की मतवाली सुंदर छाया, ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया। मतलब यहां पे सीधा सीधा है कि आप लोगों को जब यहां पे दिया जाएगा, हाँ ठीक है बेटा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो पहले। हाँ, सभी बच्चे लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, और क्या प्रिय से कि यहाँ पर सुंदर जो लाल गालों की मस्ती भरी छाया में यहाँ पर क्या होता था, भोर की लालिमा मानो यहाँ पर अपनी मांग भरती हो। तो जो भोर की लालिमा है, सुबह की लालिमा है, वो अपनी मांग भरती हो, उसकी स्मृति पाथे। पाथे मतलब यहाँ पर याद रखना पाथे मतलब सहारा होता है, पंथा मतलब यहाँ पर रास्ता होता है। तो उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। तो यहाँ पर उसकी स्मृति एक सहारा बनी हुई है, इस थके पथिक की पंथा की मतलब रास्ते की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, तो यहाँ पे सीवन को आप उधेड़ के देखोगे, सीवन मतलब यहाँ पे जो दुख दर्द हैं उनकी बात कर रहा है वो। ठीक है भैया, चलो। हाँ, लास्ट में ये भी दिया, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, शांति में सोने दो, यानी यहाँ पर मेरे अतीत को मत कुरे दो, मेरे अतीत जीवन की घटनाओं को मौन कहानी के रूप में सोने दो या रहने दो। इसमें यहां पर सबकी भलाई है, क्योंकि मेरी व्यथा को मौन ही रहने दो। क्या रहने दो? मौन रहने दो। चलो भैया, अब क्वेश्चन देख लो अब ये क्वेश्चन दिया है, पहला सुनिएगा। चलो बता दो भैया। हाँ, आपको यहां पर पहला क्वेश्चन दिया है, कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है। तो यहां पर कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? भंवरे का रूप दिया है। किसका दिया है लाडलो? भंवरे का रूप दिया है। तो आप लोग याद रखना, इस पूरी कहानी में आपको क्या याद रखना है, मन को यहां पर भंवरा बताया है। इसके बाद यहां पर जीवन जो है उनका दुखी है, तो दुखी जीवन की व्यथा है। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें कि जो कवि है उनकी प्रेमिका की भी बात की है। इसके बाद यहां पर जो मित्र हैं वो उपहास उड़ाएंगे, इसमें वो भी वार्ता की है। बस क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। अगला देखना, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? तो कवि के दुख दर्द जो भी हैं ये सब क्या हो गए लाडलो? मौन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मौन हो गए हैं। क्लियर है बात यहां पर? चलो थम्स अप करके बताइएगा भैया सभी। हाँ, अगला दिया गया है, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं। तो अनगिनत लोगों ने यहाँ पे गीत लिखे हैं। इस यहाँ पर पूरी धरती पर अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं भैया? गीत लिखे हैं। क्या लिखे हैं? गीत लिखे हैं। अगला देखना, कवि के जीवन की गागर कैसी है। तो गागर रीति, रीति मतलब होता है खाली है। तो यहाँ पर याद रखना क्या हो जाएगा आंसर इसका? गागर खाली है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ो रे कबूतरों।
कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? तो खाली घड़े का मतलब होता है दुख, दुख मतलब या तो असफल होगा, तो यहां पर खाली घड़े का मतलब होता है असफल जीवन। क्या होता है भैया? असफल जीवन की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? असफल जीवन की बात कर रहा है। तो आप लोग याद रखना, कवि ने यहाँ पर खाली घड़े की तुलना किससे की है? असफल जीवन की ओर इशारा करते हुए कहा है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा लाडलो? सी हो जाएगा। आगे बढ़ो। अगला, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहता? अब देखो, कवि यहां पर किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहता? मधुर, उग्र, कोमल और सरल। तो वो कहते हैं मैं अपने सरल स्वभाव को दोष देना नहीं चाहता, मैं यहां पर कुछ भी गाता नहीं लिखूंगा, मैं अपने दुख दर्दों को नहीं बताऊंगा। अगला, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहता है? तो कवि अपने यहाँ पे पर्सनल खुद के जीवन की बात कर रहा है। मैं यहाँ पर खुद की बातों को क्यों बताऊं, मैं यहाँ पर अपने निजी बातों को क्यों बताऊं? तो आप लोग याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? तो याद रखना, ये प्रेमिका की बात कर रहा है। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? तो आप लोग यहाँ पर या माँ, पुत्री या प्रेमिका, तो माँ पुत्री की तो पूरी पंक्तियों में बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आलिंगन में आते आते कौन रह गया आपका? प्रेमिका। कौन रह गया भैया? प्रेमिका। क्लियर है बात यहाँ पर? अगला देखना, अगला दिया गया, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? तो कविता में यहाँ पर जो थका हुआ पथिक है वो यहाँ पर कौन होगा? तो कविता में थका हुआ जो पथिक है वो यहाँ पे कौन है? कवि है, कवि के मित्र हैं, कवि की प्रेमिका है, या इनमें से कोई नहीं? तो थका हुआ जो पथिक है वो यहाँ पे कौन है? तो खुद यहाँ पे कवि है। कौन है भैया? थका हुआ जो यहाँ पे पथिक है वो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो खुद यहाँ पे कवि हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना। अगला देखना, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं? तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां ये निराशा का प्रतीक है। किसका है भैया? तो याद रखना, मुरझाकर गिर रही पत्तियां ये निराशा का प्रतीक है लाडलो। किसका है? निराशा का प्रतीक बताया है। आगे देखना, यहां पर कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने, और इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो, ए आ रहा है सबका। ए नहीं बेटा, ए नहीं होगा। थोड़ा सोचना फिर आंसर देना, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। हाँ, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलो देखना, यहां पर मित्रों ने, किसने भैया? मित्रों ने। क्योंकि याद रखना, सरल स्वभाव के कारण मैं अपना दुखड़ा यहां पे लिख दूं और यहां पे आप तो मजे लोगे, बाद में उपहास उड़ाओगे। तो मित्रों की बात कर रहा है। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? तो कवि ने यहाँ पे दुखमयी जीवन जिया है लाडलो। कौन सा? दुखमयी। अगला, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? तो कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय कहता है कि मैं दूसरों की कथा सुनना चाहता हूं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखना, यहाँ पर अगला दिया, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा रहा था भैया? कलेश में सुखी या दुखी? तो दाम्पत्य जीवन भी कैसा रहा था? दुखी की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है? दुख की बात कर रहा है। अब सुनना भैया, कल यहां पर मैराथन क्लास है। हाँ, रात 8 बजे। और याद रखना, ये जो मैराथन क्लास है ये आपके यहाँ पे 30 अंक वाली क्लास है, वही यूनिट होंगी इसमें। और ये क्लास केवल यूट्यूब पे रहेगी और लाइव रहेगी, बाकी कहीं नहीं रहेगी। ये क्लास कल यूट्यूब पे रहेगी, ये क्लास कल यूट्यूब पे रहेगी और लाइव रहेगी। हाँ, रात में 8 बजे रहेगी बेटा। और याद रखना, ये जो मैराथन क्लास है ये ना तो एप्लीकेशन पे मिलेगी किसी को, ना बाद में दिखेगी, केवल लाइव लूंगा इसको। इसलिए ध्यान रखना, कल रात 8 बजे ये स्पेशल क्लास रहेगी। हाँ, ये स्पेशल क्लास रहेगी। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, मैं बोल रहा हूँ 30 अंक वाला कंसेप्ट है और इस क्लास से ही उद्धार हो जाना है आप लोगों का। लिंक आपको रात 12 बजे मिल जाएगी। तो कल रात 8 बजे संडे धमाका, याद रखना संडे को जुड़ना ना भूलें इस मैराथन क्लास में। नेट बचा के रखना, सांसें थाम कर रखना,
बिल्कुल नहीं, व्याकरण व्याकरण नहीं है इसमें भैया। हाँ, अगर ये क्लास यहां पर देखोगे तब पता चलेगा, और पूरा नया मामला रहेगा बेटा। हाँ, पूरा नया मामला रहेगा। ठीक है, ऑफिस वालों को बेटा इतने कॉल आते वो भी क्या करें। ठीक है, हाँ बोल दूंगा मैं। हो गया, ठीक है, क्या रहेगा वो कल पता चलेगा। इसलिए तो बोल रहा हूं ना, एप्लीकेशन पे मिल पाएगी ना कहीं मिल पाएगी, केवल यूट्यूब पे लाइव रहेगी ये क्लास। कल होगा रात में 8 बजे सही तांडव, और कल पता चल जाएगा तुम लोगों की तैयारी है भी कि सब मजे ले रहे हो तुम लोग। ठीक है, हाँ चलो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल, कल रात में 8 बजे महामैराथन क्लास के साथ में। तो बोलिए आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।